सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 होगा हमारा, और चैप्टर नंबर 3 होगा हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम यहाँ पर दे रखा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं इलेक्शन की बात कर रहा है कि इलेक्शन में किस तरीके से पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिकल इलेक्शंस के क्या क्या हमें यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज या फिर क्या क्या इसके बेनिफिट्स यहाँ पर होते हैं हमारे। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। जैसे एनसीईआरटी में यहाँ पर फर्स्टली ये टॉपिक दे रखा है यहाँ पर एक छोटा सा कि यहाँ पर एक हरियाणा में इलेक्शंस हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस मींस यहाँ पर एमएलएज के इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, एमएलएज के। बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जो एमएलएज होते हैं वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करता है। ये चीज ध्यान रखना, जो एमएलएज होते हैं वो हर तहसील में होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, इनको सेलेक्ट करते हैं एमपीज, और जो एमपीज होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ पर एक आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट में एमपी होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती है तहसील, और तहसील एक डिस्ट्रिक्ट में काफी सारी तहसील होती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। तो इन 15 तहसील में जो भी हर डिफरेंट तहसील में हर एमएलए होंगे, और ये सारे के सारे चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करेंगे एक स्टेट में। ठीक है, और ये यहाँ पर पीएम को सेलेक्ट करेंगे एक कंट्री में। ऑब्वियसली मैं इंडिया की बात कर रहा था यहाँ पर। तो गाइस अब देखते हैं यहाँ पर कि एनसीईआरटी में जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर ये असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा की बात की गई है। एक यहाँ पर कैंडिडेट है यहाँ पर देवीलाल नाम से, देवीलाल। ठीक है, देवीलाल मुझे याद आ रहा है कि मूवी में वो परेश रावल जी का नाम होता है देवीलाल, शायद आपने देखी हो, काफी कॉमेडी मूवी ना, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है कौन सी मूवी है। चलो कोई बात नहीं। तो जो देवीलाल जी है वो यहाँ पर यहाँ के कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, इलेक्शंस में, और वो इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, और जो उनकी पार्टी होती है वो एक मतलब न्याय समाजवादी पार्टी होती है, मतलब फॉर जस्टिस के लिए यहाँ पर वर्क करती है। तो इन्होंने अपने पार्टी का नाम ही न्याय युद्ध रख लिया, वॉर फॉर जस्टिस। तो इनकी पार्टी यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करती है हरियाणा में। तो इलेक्शन कंटेस्ट करती है तो ऑब्वियस सी बात है, तो देवीलाल जी तो काफी फेमस है, और काफी फेमस है तो ऑब्वियस सी बात है अपने लोगों से मिलने, पार्टी के लोगों से मिलने डिफरेंट प्लेसेस पे जाएंगे, और डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर उसको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो एक यहाँ पर दे रखा है कि भीड़ लगी हुई है एक यहाँ पर हरियाणा में एक जगह में। वहां पर ऐसा पता चला है कि अरे भाई साहब यहाँ पर देवीलाल जी आ रहे हैं, देवीलाल जी आ रहे हैं। अरे भाई साहब बहुत बड़े यहाँ के लीडर हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं, इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है हो सकता है कि वो चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर आगे चल के बन जाए। तो अच्छा है, ऐसे लीडर्स काफी कम मिलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या होता है, हरियाणा में इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे। अब हरियाणा में इलेक्शंस होते हैं 90 सीट्स पर। ठीक है, 90 सीट्स। बेटा 90 सीट्स ध्यान रखना, 90 सीट्स मतलब कौन सा, ये मैं तहसील की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तहसील और एमएलए मतलब 90 एमएलए। ठीक है, 90 एमएलए यहाँ पर वोट डालेंगे। ठीक है, मतलब 90 एमएलए को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और जो जिन पर यहाँ पर मेजोरिटी आ जाएगी, मतलब 90 मतलब 45+1 जहां पर मेजोरिटी आ जाएगी वो यहाँ पर सीएम बनाएगा। ठीक है, तो देवीलाल जी है यहाँ पर इलेक्शन, वो उनका पार्टी अच्छा यहाँ पर चल रहा होता है। तो अब इलेक्शन होते हैं हरियाणा में 90 सीट्स पर, उनको 76 सीट्स मिलती है। ठीक है, 76 सीट्स मिलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है मेजोरिटी से काफी ऊपर जाकर यहाँ पर उनको सीट्स मिलती हैं। और उसके बाद में काफी और पार्टी जैसे कांग्रेस यहाँ पर बोल रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर 5 सीट्स के साथ 5 सीट्स उनको मिली है। 76 मतलब मेजोरिटी के साथ में कहीं ना कहीं देवीलाल जी को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है, उनको मौका मिला है चीफ मिनिस्टर बनने का, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ये छोटी सी मैंने बात की यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस की, यहाँ पर कि हमने एमएलए किस तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया मैंने कि एमपी किस तरीके से पीएम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यही बात कर रहे हैं कि तो नेक्स्ट चलते हैं कि अब हमें मतलब जरूरत क्या है इन सब चीजों की, इलेक्शन की, मतलब डेमोक्रेसी में इलेक्शंस की जरूरत क्या है, व्हाई वी नीड इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए इमेजिन करवाता हूं। मान के चलो डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में। ठीक है, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पर यहाँ की पॉपुलेशन मान के चलो 125 करोड़ पॉपुलेशन है। ठीक है, अब डेमोक्रेसी है, मान के चलो अब भाई साहब अगर कोई लॉ बनता है, ठीक है, लॉ मेकिंग होती है, कोई भी लॉ आ गया या फिर बिल बनेगा,
या फिर कुछ भी यहाँ पर कोई भी कानून बनेगा तो क्या मतलब इनको बुलाया जाएगा कि हाँ भाई आ जाओ सभी के सभी यहाँ पर मिलकर ये बैठ के बात करते हैं, 125 करोड़ लोग सारे के सारे आ जाओ मिलकर और अब बताते हैं कि यहाँ पर कौन सा लॉ बनाना है। तो ऐसा तो पॉसिबल शायद नहीं होगा। तो इसीलिए पॉसिबल नहीं होगा तो इनको 125 जो करोड़ पीपल्स हैं तो इनको कहीं ना कहीं बोला गया है कि आप लोग आपके रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कीजिए। मतलब आप लोग मान के चलो 10 लाख या फिर 30 लाख की पॉपुलेशन पर मतलब एक एमपी होता है, ठीक है। तो बोला गया है कि आप लोग एक एमपी सेलेक्ट कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो ये पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है तो इसका जो मतलब जो ये 125 करोड़ की जो पॉपुलेशन है इसका कहीं ना कहीं रेशियो होगा। तो जैसे मान के चलो 125 करोड़ की पॉपुलेशन है और हमारे फिलहाल के टाइम में अभी आपको पता है 545 यहाँ पर एमपीज है, तो कहीं ना कहीं 545 लोग हैं, इनको सेलेक्ट किया है किसने? 125 करोड़ लोगों ने। क्यों? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है डेमोक्रेसी में सभी लोगों को एक साथ बैठाना और बैठाकर यहाँ पर बातचीत करना और यहाँ पर डिस्कस करना कि क्या लॉ बनना चाहिए और हमारे कंट्री में किसके कौन कौन से क्या क्या रूल होने चाहिए। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो इन 125 करोड़ लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी, फैसिलिटीज दी कि आप लोग हम आपके 545 एमपीज को लाइए और ये यहाँ पर लॉ बनाएंगे और यहाँ पर ये आगे चलकर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे 125 करोड़ जो लोग होंगे वो किस चीज के थ्रू यहाँ पर इनको 545 लोगों को सेलेक्ट करेंगे? इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है, समझ आया। तो वही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इलेक्शंस की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि मतलब क्या जरूरत है मतलब लोगों को इलेक्शंस करवाने की और या फिर मतलब इलेक्शंस होने ही क्यों चाहिए, लोग क्या चाहते हैं इलेक्शंस में, इलेक्शन क्यों होना चाहिए, मतलब कि लोग मतलब कैसे मतलब उनकी जो क्या मतलब चाहते हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं वो एक्चुअली में है क्या इलेक्शंस को लेकर। वो बोलते हैं कि हमें हमारी जो हमारी जो डिमांड होगी वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग लीडर होगा, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट करेगा। मान के चलो उनके एरिया में एक अच्छा लीडर होगा, एजुकेट होगा, तो कहीं ना कहीं अगर वो पार्टी बनाता है, अच्छी पार्टी बनाता है और आगे चलकर वो कंट्री को लीड करती है तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा और ऑब्वियस सी बात है कंट्री के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सेकंड चीज यहाँ पर ये बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी विश के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, मतलब कि पीपल की विश के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि हमें किसे सेलेक्ट करना है, किसे सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। थर्ड यहाँ पर इन लोगों ने बात की है कि जिनको हम सेलेक्ट करेंगे उनके पास में इतनी पावर है कि वो लॉ मेकिंग करेंगे यहाँ पर और वो यहाँ पर ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लॉ बनाए जिससे कि यहाँ पे लोगों का वेलफेयर हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर मतलब कि किस तरीके के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्शंस की और आपको बता दो मैं इलेक्शंस तो हर सारे कंट्रीज में होते हैं, काफी सारे कंट्रीज में होते हैं, लेकिन कौन से इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होते हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे मतलब फीचर्स हैं जो ये बताते हैं कि कौन ये इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बात की गई है कि किसी भी कंट्री में मतलब फर्स्ट यहाँ पर बात की गई मतलब कौन कौन से इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये बोला गया है कि जिस कंट्री के पीपल को वन वोट वन वैल्यू दे दी गई उसके कंट्री के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होंगे, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ पर वन वोट वन वैल्यू के अकॉर्डिंग चलेगा तो उस कंट्री के जो इलेक्शंस होंगे वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक होगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकंड बात की गई है जहां पर हर किसी को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पीपल को यहाँ पर राइट टू फ्रीडम फॉर चॉइस टू सेलेक्ट फॉर सिलेक्शन एनी लीडर, मतलब कि किसी भी लीडर को सेलेक्ट कर सकते हैं कि चाहे मतलब जो अच्छा लीडर होगा तो उनके पास वो राइट होना चाहिए कि हमें इस लीडर को ही सेलेक्ट करना है और इस लीडर को ही हमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनाना है और हमें इसी लीडर से ही हमारे कंट्री को लीड करवाना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर थर्ड पॉइंट यहाँ पर बोला जाता है कि रेगुलर टाइम में इलेक्शंस
होने चाहिए। बात समझ रहे हो? मैं बात बता रहा हूं कि हमारे इलेक्शंस कौन से डेमोक्रेटिक होते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने बात की, जहां पर 1 वोट 1 वैल्यू होगा वहां पर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होंगे। सेकंड मैंने बात की, पीपल्स के पास जहां चॉइस होगी हमारे लीडर को सेलेक्ट करने की, वो वाले डेमोक्रेटिक होंगे। थर्ड मैंने बात की, यहां पर रेगुलर टाइम में इलेक्शंस होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही यहां पर पार्टी रूल करेगी या फिर एक ही लीडर यहां पर रूल करेगा और हमेशा के लिए वही बनता रह जाएगा, फिर तो मोनार्की हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, रेगुलर टाइम में डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होने चाहिए। तो ये यहां पर रिप्रेजेंट करता है जो इलेक्शंस डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल इलेक्शंस हैं वो अच्छे क्यों होते हैं, अच्छे क्यों हैं इलेक्शंस करवाने हमारे कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लूं आपको, मान लीजिए आप एक शॉप पर जाते हैं, मान लीजिए शूज की शॉप पर जाते हैं, ठीक है, अब जूते खरीदने के लिए जाते हैं। अगर वो जो दुकान वाला होगा, वो ओनर होगा, अगर वो आपको अच्छे जूते देगा, ठीक है, अगर आपको वो अच्छे जूते देगा तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको बार बार उसी की शॉप पर जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है आपको पता होगा कि यार ये जो शॉप वाला है ये बहुत अच्छे से हमें सर्विस देता है, इसके जो सामान है, प्रोडक्ट्स है, वो काफी अच्छे होते हैं, इसलिए हम कोई भी सामान लेंगे या फिर शूज लेंगे, कोई और प्रोडक्ट्स लेंगे तो हम इसी की दुकान पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके अपोजिट में बात करो, अगर वो जो शूज वाला होगा, जो ओनर होगा, अगर वो इसके अपोजिट कर देगा। अपोजिट कैसे? अगर उसको सिर्फ बोलना, मतलब वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड ना कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड मतलब सिर्फ वो बोलने में ही सर्विस दे, मतलब कि वो सिर्फ कहे कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छा है, अच्छे इसके ये हैं वो हैं, काफी सारे बेनिफिट्स हैं, अच्छा वो है, तो ये सारी चीजें बताए। लेकिन उसके अपोजिट अगर उसमें कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ ना हो तो कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ऑब्वियस सी बात आपको पता है, आप वहां उससे छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। तो यही फंडा यहाँ पर इलेक्शंस में अप्लाई होता है कि मान लीजिए कि अगर आप किसी भी पार्टी को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, किसी भी वन पार्टी को सेलेक्ट करते हैं और आपको पता है कि पार्टी कितने ईयर्स के लिए होती है, 5 ईयर्स के लिए होती है, ठीक है। अगर 5 ईयर्स के लिए आपको मान लीजिए आपको पता है कि यार ये अच्छी पार्टी है, आपने इसको वोट दिया है, आपने इसको वोट दे दिया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये आपको अच्छी सर्विस देगी उस 5 ईयर्स के ड्यूरिंग में, उसके वहां पर उस दौरान अगर वो सर्विस आपको अच्छी देगी तो बेसिक बात है नेक्स्ट टाइम में इसको ही इलेक्ट करेंगे, इसके ही पार्टी के लीडर्स को आप रिप्रेजेंटेटिव बनाओगे। लेकिन अगर ये पार्टी अच्छा वर्क नहीं करेगी, अच्छी सर्विस नहीं देगी आप लोगों को, तो बेसिक बात है आप उसको नेक्स्ट टाइम में वोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही फंडा यहाँ पर इलेक्शंस का अप्लाई होता है। तो इसलिए यहाँ पर कंपटीशन जरूरी होता है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्शंस जो अभी बता रहे हैं ना, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्यों जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, मान लीजिए अब अगर एक ही पार्टी हो, यहाँ पर वन पार्टी हो यहाँ पर, ठीक है, एक ही पार्टी हो किसी कंट्री में, एक ही पार्टी हो किसी कंट्री में, तो यार भाई तो क्या मजा आएगा, नहीं मजा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अरे यार एक ही पार्टी यही जीतती रहती है हमेशा यही आती रहती है लूर में। लेकिन इसके साथ साथ में अगर और पार्टीज भी आ जाए, अरे भाई साहब अब तो बहुत सारी पार्टी आ गई, अब तो वही मौज कर दी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ये जो पार्टी के लोग होंगे हैं, अगर इनको विन करना होगा इलेक्शंस, अगर इनको इलेक्शंस में जीतना होगा तो कहीं ना कहीं इनको वर्क करना होगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो कंपटीशन इसीलिए जरूरी है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर 3-4 लोग मान के चलो, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं कि आप अगर जैसे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर मान के चलो आप अगर फर्स्ट रैंक पे आना है, ठीक है, फर्स्ट रैंक के लिए यहाँ पर कंपटीशन होता है। जैसे ए स्टूडेंट काफी अच्छा वर्क कर रहा है, बी स्टूडेंट, मान के चलो 2 ही यहाँ पर लोग हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर स्टूडेंट ही 2 है तो क्या टॉप करना, मान के चलो एक स्टूडेंट तो क्या टॉप करना, उसको तो पता ही है कि यही आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर काफी सारे हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर 10 स्टूडेंट हो गए, तो अब यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगा, अब सभी में कंपटीशन यहाँ पर होगा और सभी के सभी यहाँ पर अच्छी पढ़ाई करेंगे टॉप आने के लिए। तो ऐसे ही फंडा यहाँ पर इलेक्शंस में देखने को मिलता है, जो पार्टी यहाँ पर अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड करवाती है वही पार्टी यहाँ पर इलेक्शंस विन करेगी, बात समझ रहे हो। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब हम इलेक्शंस कैसे होंगे यहाँ पे हमारे भाई साहब, इलेक्शन कैसे होंगे मतलब कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर एमपी और एमएलए 2 टाइप्स के यहाँ पर इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। एमपी जो सेलेक्ट होते हैं वो ध्यान देना यहाँ पर लोकसभा में सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। एमएलए जो सेलेक्ट होते हैं वो राज्यसभा में सेलेक्ट होते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो जो एमपीज होंगे, ये मैंने बताया आपको, इसको फुल फॉर्म होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका काम कौन होगा, इसका काम क्या होगा, किसको सेलेक्ट करना, ध्यान देना क्या बोला था मैंने, पीएम को सेलेक्ट करना, ठीक है। ये एमपी कितने होंगे अपनी कंट्री में, 545,
ठीक है। वैसे इसकी मैक्सिमम लीड 552 हो सकती है, ठीक है, लेकिन अभी टाइम इसकी 545 की है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एमएलए का बोला गया 245, ठीक है, तो वो अलग चीज है, लेकिन इसके पहले ये बात कर लेते हैं। यहाँ पर एमएलए जो राज्यसभा में, एक चीज ध्यान देना यहाँ पर, ये मैं बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट एक्चुअली में जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इन दोनों से मिलकर बनती है। तीसरा यहाँ पर प्रेसिडेंट आता है, ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो इन दोनों से मिलकर बनती है। तीसरा यहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाता है। लेकिन अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूँ, स्टेट लेवल की बात करूंगा, तो स्टेट लेवल में ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ओनली एमएलए होंगे, ठीक है। अब एमएलए होंगे तो यहाँ पर ये सीएम को सेलेक्ट करेंगे। अब आप एक चीज ध्यान दिया आपने, मैंने यहाँ पर बात की सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा में एमएलए और यहाँ पर स्टेट में भी एमएलए, भाई सब चक्कर क्या है, हर जगह एमएलए है, यहाँ पर एमपी तो एक ही जगह है। तो ये सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो राज्यसभा का जो ये जो एमएलए है, इनका सिंपल सा फंडा ये है कि जो हर स्टेट में, मान के चलो यहाँ पर जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, और उसके बाद में गुजरात है और मध्य प्रदेश है, तो ये जितने भी यहाँ पर स्टेट हैं, ठीक है, मान के चलो यहाँ पर एमएलए तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हर एक स्टेट है, स्टेट में सीएम बनेगा, सीएम होगा तो कहीं ना कहीं सीएम को सेलेक्ट करने के लिए एमएलए होंगे। अब एमएलए मान के चलो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 90 एमएलए हैं, यहाँ पर 80 एमएलए हैं, यहाँ पर 60 एमएलए हैं, अप्रोक्सीमेटली ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर एमएलए हैं, तो इन एमएलए में जो बेस्ट एमएलए होंगे, मान के चलो ये आपस में डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भाई 90 में से जैसे 5 एमएलए तेरे अच्छे हैं, 6 एमएलए तेरे अच्छे हैं, 7 एमएलए यहाँ की सभी स्टेट से अच्छे हैं, 9 एमएलए इसी स्टेट से अच्छे हैं, तो सारे जितने भी ये एमएलए होंगे, जो बेस्ट एमएलए होंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ राज्यसभा में चले जाएंगे। तो ये फंडा है सिंपल सा, वो आगे हम बात करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर बात की, जैसे यहाँ पर कि जो स्टेट में जो इलेक्शंस होते हैं, स्टेट में इलेक्शंस होते हैं एमएलए के लिए, एमएलए ही आगे चलकर सिर्फ सीएम को सेलेक्ट करते हैं। जो एमएलए होते हैं वो कहीं ना कहीं तहसील में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर एमपी की, जैसे मैंने बताया आपको लोकसभा है, और लोकसभा हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, यहाँ पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, तो वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो ये दो यहाँ पर मेन इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ पर, स्टेट लेवल पे भी और यहाँ पर सेंट्रल लेवल। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे इलेक्शंस होते हैं। तो हम एमपी और एमएलए के इलेक्शन जैसे हमने देखे, उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट आगे बात करें, थोड़ा और आगे बढ़ के बात करें, तो ऐसे ही यहाँ पर पंचायत के इलेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अगर हम सिटी की बात करें तो म्युनिसिपैलिटीज के भी इलेक्शंस ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। एक मतलब इनडायरेक्टली अगर कह सकते हैं, इनडायरेक्टली हम बोले ना कि डेमोक्रेसी में रूल कौन करता है, पीपल रूल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली चाहे रूल करे चाहे डायरेक्टली रूल करें, ठीक है। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो रूल करेंगे हमारी कंट्री पे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम ही रूल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब क्या होता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब कि जैसे मान के चलो इलेक्शन में कंपटीशन काफी ज्यादा है, जिसके पास हो सकता है, जिसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन होगी, जिसके पास अच्छी स्किल्स होंगी, तो ऑब्वियसली बात है वो ही आगे बढ़ेगा। उसके साथ में जिसके पास मनी होगी वो भी ऑब्वियसली बात है आगे बढ़ेगा, कैंपेनिंग पे ज्यादा खर्च करेगा, हो सकता है वो यहाँ पर मिस प्रैक्टिस भी कर सकता है, माल प्रैक्टिस भी करता है, हो सकता है वो मनी प्रोवाइड करे वोट के लिए, तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलती है। उसके साथ में अब क्या होता है, यहाँ पर जो वीकर सेक्शंस के हमारे लोग हैं, यहाँ पर जैसे एससी की बात करें, एसटी की बात करें, अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके साथ यहाँ पर पार्शियलिटी हो जाती है, कहीं ना कहीं ये यहाँ पर इंफीरियर हो जाते हैं। इंफीरियर कैसे हो जाता है, कंपटीशन ज्यादा है तो अच्छी बात है, ज्यादा जो पावरफुल लीडर होंगे तो वो कहीं ना कहीं आगे आएंगे, तो कहीं ना कहीं इनको आगे आने का नहीं मौका मिलता है। इसलिए यहाँ पर अब क्या करा है, यहाँ पर इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन मतलब जो हमारे इंडिया में इलेक्शंस करवाता है, जो कंडक्ट करवाता है, वो कमीशन, उसको इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। अब इसे इलेक्शन कमीशन ने क्या कर रखा है हमारे यहाँ पर कि यहाँ पर रिजर्व कर रखी है सीटें। मान के चलो यहाँ पर जैसे अगर एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, ठीक है, या फिर एक स्टेट की बात करूं, ठीक है, तो अब यहाँ पर बोल रखा है कि अरे भाई साहब कि यहाँ पर एमएलए की जो सीट होंगी, जैसे मान के चलो अगर 90 सीट्स हैं यहाँ पर, तो 90 सीट्स में से आपको यहाँ पर 50 रिजर्व करनी होगी, किसके लिए, एससी के लिए, 10 रिजर्व करनी होगी किसके लिए, एसटी के लिए, ऐसे यहाँ पर रिजर्व कर रखी है सीट है। ऐसे यहाँ पर एमपी में भी देखने को मिलते हैं, एमपी के जो केस होते हैं, जो लोकसभा होती है, जो जहाँ पर पीएम सेलेक्ट होते हैं, तो अभी के टाइम में ऐसा शायद बोला गया है कि 84 यहाँ पर जो एमपीज हैं
जो मतलब 545 एमपीज में से 84 एमपीज होंगे वो यहाँ पर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। तो बेसिक बात है यहाँ पर वीकर सेक्शंस को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है इलेक्शन कमीशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर वोटर लिस्ट। ठीक है, वोटर लिस्ट, अरे भाई साहब वोटर लिस्ट। ठीक है, अब हर कोई सोचता है कि अरे भाई साहब हम भी वोट डालेंगे, हम भी वोट डालेंगे। अरे भाई साहब कैसे डालोगे वोट? वोट कहाँ से डालोगे? आप तो अभी वोट देने के लायक ही नहीं हुए, अब वोट देने के लायक कैसे होंगे? तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर आप 18 ईयर से अबव हो जाते हैं तो आप वोट देने के लायक होते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? इलेक्शंस में अगर आपको खड़ा होना है, बात समझ रहे हो? इलेक्शंस में आपको अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना है, इलेक्शन में आपको अगर जाना है तो आपको 25 ईयर्स चाहिए होंगे। ठीक है, मिनिमम 25 ईयर्स चाहिए होते हैं वैसे। और उसके बाद में अगर आपको वोट अगर डालना है तो आपको 18 ईयर्स चाहिए होंगे। अब ऐसा तो है नहीं भाई साहब पार्शलिटी हो जाएगी, अरे ऐसा अगर कर दे गवर्नमेंट की हाँ भाई अरे भाई जो भी अगर बच्चा बर्थ ले रहा है या फिर किसी का भी यहाँ पर अगर कोई भी अभी अब जैसे भाई आज ही पैदा हुआ, अरे भाई चल भाई वोट देने चल, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑब्वियसली बात है, पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि 18 ईयर्स वाले थोड़ा सा मैच्योर होते हैं तो वो एक थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कौन सा लीडर होगा वो अच्छा होगा, तो वो उसी लीडर को वोट डालेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने ये डिसाइड कर रखी है 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स यहाँ पर राइट टू वोट आपको मिल सकता है, आपको राइट मिल सकता है वोट डालने का। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, अरे भाई साहब अब मेरे को तो खड़ा होना है इलेक्शन में भाई साहब, मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, मैं तो एमपी के लिए खड़ा हूँ, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा मैं। अरे भाई मैं ऐसे थोड़ी बन सकता हूँ, इसके लिए भी कुछ चीजें जरूर होती है, कुछ एलिजिबिलिटी जरूर होती है। कैसे भाई 25 ईयर्स अब वो चाहिए मेरे को, अब 25 ईयर्स चाहिए मेरे को तभी तो जा सकता हूँ मैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि 18 ईयर्स का वो हो गया और मैं चला गया भाई प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन लड़ना है, तो बिल्कुल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मुझे 25 ईयर्स होना जरूरी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देता है कि जो भी इलेक्शंस में खड़े होने वाले हैं, जो भी इलेक्शंस में कंटेस्ट करने वाले हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो पेंडिंग जो केसेस चल रहे होंगे, पेंडिंग जो केस चल रहे होंगे उनको पर कोई पुलिस केस या एफआईआर कोई भी केस चल रहा होगा वो उसको दिखाना होगा, शो करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक और इन्होंने एलिजिबिलिटी बोली गई है कि जिनके पास एसेट्स, मतलब उसके पास कितने एसेट्स और लायबिलिटी होगी, मतलब एसेट लायबिलिटी किसके पास उनकी कितनी प्रॉपर्टी है। भाई अरे भाई साहब बहुत जमीन है मेरे पास तो तभी तो मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। लेकिन हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अरे भाई तेरे पास है तो सही प्रॉपर्टी, अब तू दिखा कितनी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए बोला गया कि प्रॉपर्टी भी दिखानी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है, सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस है कि ऐसे यहाँ पर कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करने वाले हैं। अगर कोई भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाला है तो सबसे पहले उसको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं एजुकेशन की। अरे भाई तू खड़ा तो हो रहा है इलेक्शंस में, अब तू तो बता पढ़ा लिखा कितना है? अरे भाई मैं तो 5वीं फेल, अरे यार 5वीं फेल क्या इलेक्शन लड़ेंगे हम यहाँ पर, क्या हम लोगों को यहाँ पर सर्व करेंगे? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोलता है कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी दिखानी पड़ेगी। लेकिन अभी बस ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कुछ होता होगा। तो बहुत सारे आपने देखे होंगे काफी सारे लीडर्स जो मतलब बिल्कुल भी अनएजुकेटेड होते हैं वो भी इलेक्शंस में कंटेस्ट होते हैं और आराम से जीत भी जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस पर भी आपको भी ध्यान देना चाहिए, ये भी आपकी ड्यूटी है। जो इन पर जो इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे तो उन्हीं को आप सेलेक्ट करें, जो स्ट्रॉन्ग लीडर है उसी को ही आप सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ये था अपना कंटेस्ट करने, ये इलेक्शन हमारे जो कंडक्ट होते हैं उसमें नॉमिनेट कैसे करते हैं यहाँ पर लोगों को। ठीक है, पार्टी जहाँ पर कंटेस्ट करती है, अब पार्टी यहाँ पर जो इलेक्शन लड़ने वाली है अब वो पार्टी जो डिसाइड कैसे करती है, हाँ भाई हमें ये लीडर चाहिए, ये लीडर अच्छा है, ये लीडर अच्छा है। आपने मूवीज में सुना होगा अरे भाई साहब इस लीडर को टिकट देता है, अरे लो तुम्हें मैं टिकट दिलवा दूंगा, ये क्या चीज है? तो वो टिकट की यहाँ बात कर लेते हैं। टिकट क्या होता है, वो पार्टी के जो कुछ जो लीडर्स होते हैं उसी के मेंबर्स होते हैं, जो मान के चलो किसी भी जैसे अगर मैं किसी भी एग्जांपल की बात करूँ, अगर मैं ऐसी कोई भी एग्जांपल मान चलो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर कोई भी यहाँ पर पार्टी होगी, मान के चलो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, अरे भाई इस डिस्ट्रिक्ट में जाके इसको ये बंदा यहाँ पर अच्छी पकड़ वाला है, अच्छा वेल एजुकेटेड बंदा है, स्किल्स अच्छी है इसके पास, अच्छा बिहेवियर वाला बंदा है, अरे भाई साहब इसको यहाँ पर टिकट दे देते हैं। अरे भाई उसके पास पार्टी वाले जाएंगे, लो भाई सर हम आपको टिकट देते हैं, जिसके पास टिकट होगा वही जाकर इलेक्शंस में लड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी,
जब तक सूरज चांद रहेगा भैया जी का नाम रहेगा, देवीलाल जी का नाम रहेगा। तो ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर स्लोगन्स कहाँ दिए जाते हैं, इलेक्शन कैंपेन में। कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई भाई, अब कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई तो जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारियां होती हैं, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होती है। पार्टीज अपने अच्छे जो उनके जो उनके साइन होते हैं, पार्टी साइन होते हैं, उसके साथ साथ में अच्छे कपड़े वपड़े पहन के शानदार बाइकों पे या फिर अपने व्हीकल्स पे यहाँ पर अच्छी तरीके से निकलते हैं, तो चिल्लाते काफी सारे स्लोगन्स यहाँ पर बोले जाते हैं। तो इलेक्शंस कैंपेन होते हैं। वो इलेक्शंस कैंपेन में क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्शन, जैसे मान के चलो इलेक्शन कमीशन है यहाँ पर, उन्होंने डेट डिसाइड कर दी कि हाँ भाई अब इलेक्शन होने वाले हैं नेक्स्ट 2 महीने में। तो 2 मंथ पहले से ही इलेक्शन के लिए यहाँ पर ऑब्वियस सी बातें रिलीज निकाली जाती हैं, और हमारे जो लीडर्स होते हैं वो घर घर जाते हैं, अरे भाई साहब हमें वोट दे दीजिए, आपके लिए हम ये कर देंगे वैसे। उसके बाद में लोगों को पता चलता है कि होना जाना कुछ नहीं होता। अभी के टाइम में मेंटेलिटी ये है, तो ऐसे लोगों को वोट जरूर बिल्कुल ना दे। तो यही सारी चीज इलेक्शन कैंपेन में चलती है। अब इलेक्शन कैंपेन में एक चीज यहाँ पर बात देखने को मिलती है कि इलेक्शन कैंपेन में आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को ब्राइब दी जाती है, मतलब कहीं ना कहीं रिश्वत दी जाती है यहाँ पर। उसके साथ साथ में कि हाँ भाई आपको मैं 25 लाख दे दूंगा, आप इस एरिया से यहाँ पर हमारे पास हजारों वोटर भेज देना। अरे भाई ये तो बहुत गलत बात है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जाता है, लोगों को डराया भी जाता है। ठीक है, यहाँ पर लोगों को डराया जाता है, तूने अगर वोट नहीं दिया, गुंडे होते हैं, ऑब्वियसली बात है। अभी के टाइम में मैंने बताया ना आपको, अनएजुकेटेड हैं। अनएजुकेटेड कैसे पहुंचते हैं, वो ऐसे पहुंचते हैं कि वहां के अपने बॉडीगार्ड्स, लेफ्ट राइट वाले बॉडीगार्ड्स होते हैं, और वो जाकर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और वो उनसे वोट यहाँ पर डलवाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट का यहाँ पर रिसोर्सेज का यूज करते हैं। अरे भाई बहुत सारे लोग होते हैं, अरे यार कौन खर्चा करेगा, गवर्नमेंट में नहीं, हम गवर्नमेंट में है, अरे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को यूज करा, अपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो कुछ भी व्हीकल्स का यूज यहाँ पर ये लोग करते हैं। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज बोली गई है कि कास्ट और रिलीजन के नाम पर यहाँ पर लोगों से वोट मांगा जाता है। कास्ट और रिलीजन के नाम पर, अरे भाई साहब अपन तो भाई इस कास्ट से बिलोंग करता है, प्लीज हमें वोट दीजिए। अब क्या होता है, उसी के कास्ट वाले लोग उसी को वोट देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर काफी सारी चीजें, ये काफी सारी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये चीजें शायद नहीं होनी चाहिए, एकदम पार्शियलिटी होनी चाहिए। आप उसी लीडर को सेलेक्ट करें जो एक्चुअली में बहुत अच्छा हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर और चीजें बात की गई है कि लिमिट सेट की गई है कि 25 लाख जो इलेक्शंस होते हैं, जो एमपी के इलेक्शंस के लिए यहाँ पर है, 10 लाख है वो यहाँ पर एमएलए के इलेक्शंस के लिए यहाँ पर डिसाइड कर रखे हैं हमें हमारे। लेकिन ऐसा कुछ होना जाना नहीं है, करोड़ों के इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर और बात की गई है गरीबी हटाओ। ठीक है, अपने एनसीईआरटी में ही ये सारी चीजें, मैं खुद अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। गरीबी हटाओ, अब गरीबी हटाओ ये इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने यहाँ पर ये स्लोगन दिया यहाँ पर गरीबी हटाओ, क्योंकि अटैक करने के लिए लोगों को, बात समझ रहे हो। अब होता है ना कि इलेक्शन कैंपेन होंगे, इलेक्शन कैंपेन में लीडर्स आएंगे तो वो स्लोगन देंगे, अरे भाई साहब गरीबी हटाओ, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, आपके लिए अस्पताल खुलवा दूंगा, आपके लिए हॉस्पिटल, आपके लिए स्कूल्स कॉलेजेस खुलवा दूंगा। तो ये सारे स्लोगन्स होते हैं। तो ऐसे स्लोगन यहाँ पर इन्होंने गरीबी हटाओ का दिया था इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, उसके बाद एक और स्लोगन यहाँ पर है सेव डेमोक्रेसी। अब सेव डेमोक्रेसी ये जनता दल ये पार्टी है हमारी जयप्रकाश नारायण की, इन्होंने यहाँ पर ये आगे चलकर आपको पता होगा शायद बीजेपी नाम इसका आगे चलकर पड़ गया था। तो इन्होंने यहाँ पर एक ये स्लोगन दिया यहाँ पर, भाई साहब सेव द डेमोक्रेसी। उसके बाद में और यहाँ पर काफी सारे और भी, जैसे मान के चलो कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, एक यहाँ पर इलेक्शन से ये स्लोगन यहाँ पर देखने को मिला। तो साउथ इंडिया की भी अलग अलग है, यहाँ पर अपने कास्ट के लिए अलग है, रिलीजन के लिए अलग है, लोकेलिटी के लिए अलग है, ट्राइबल्स के लिए अलग है, कहीं ना कहीं यहाँ पर अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। तो आप स्लोगन्स के पीछे ना जाएं, आप अच्छे से जो वेल एजुकेटेड हो वो उसके पीछे ही जाएं। उसके बाद में यहाँ पर एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई है। कोड ऑफ कंडक्ट, अभी कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये एक्चुअली में इलेक्शन ऑफ कमीशन, ये इलेक्शन ऑफ कमीशन के एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर ये जारी करता है, ये रिलीज करता है इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कि हाँ भाई अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर आप लोग ना तो गवर्नमेंट के व्हीकल्स का यूज करेंगे भाई साहब, ठीक है,
अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं है गवर्नमेंट का व्हीकल्स तो आपने यूज कर लिया, लेकिन अब आप गवर्नमेंट के व्हीकल्स का यूज नहीं करेंगे कि आप लोग ये किसी भी रिलीजियस प्लेस को, वर्शिप प्लेस को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते अपने इलेक्शंस के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो यही होता है मोड कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शंस कमीशन का एक इंस्ट्रक्शंस है जो काफी कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है हमारे जो पार्टीज को कुछ मिसयूज करने से या फिर कुछ गलत चीज करने से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर हम पोलिंग की और यहाँ पर काउंटिंग की। आप पोलिंग बूथ आपने सुना होगा, यहाँ पर जहां पर वोट डालते हैं, जैसे वोट आपने देखा होगा किसी भी स्कूल में वोट डालते होंगे, गवर्नमेंट स्कूल में या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में भी वोट यहाँ पर डल जाते हैं, तो उनको ही पोलिंग बूथ बोलते हैं जहां पर वो वोट डलते हैं। ठीक है, अब इलेक्शन ये सारा कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भाई कैसे इलेक्शंस होंगे, कब इलेक्शंस होंगे, किस पार्टी को वोट देना है, वो सॉरी किस पार्टी को यहाँ पर कंटेस्ट करवाना है, कौन सा लीडर है, यहाँ पर ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही यहाँ पर डिसाइड करता है। अब क्या होता है भाई साहब, अब वोट देने यहाँ पर कौन जाएंगे भाई साहब, मैंने बताया आपको 18 ईयर से अबव होंगे। अब 18 ईयर से अबव होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक कार्ड मिलेगा आपको, यहाँ पर वोटर कार्ड बोलते हैं उसको, वोटर कार्ड। आप उसके बिना जा ही नहीं सकते इलेक्शन। अब ऐसा तो है नहीं आप 18 ईयर के हो गए, आप 18 ईयर हो गए, अरे भाई मैं तो आज 18 ईयर्स का हो गया, अब तो मुझे इलेक्शन में जाना ही होगा और अब मुझे वोट डालने होंगे, ऐसा नहीं है भाई। सबसे पहले आपको यहाँ पर कार्ड बने के आएगा, गवर्नमेंट आपको कार्ड प्रोवाइड करवाएगी, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, मैं बता ना, वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा तभी आपका कार्ड बन के आएगा, कार्ड बन के आएगा तो ही आप इलेक्शंस में वोट दे सकेंगे, इलेक्शंस में वोट डालेंगे। ठीक है, अब वोट कहाँ जाकर डालेंगे? यहाँ पर जाकर डालेंगे भाई साहब, बताया ना, स्कूल गवर्नमेंट ऑफिस में जहाँ पोलिंग बूथ होंगे वहां पर आप कार्ड जाकर दिखाइए, अरे भाई ये देखिए ये मेरा कार्ड है और अब मुझे वोट डालिए, मुझे वोट डालना है वैसा, मुझे इस लीडर को वोट डालना है, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ऑब्वियसली बात है वो कहीं ना कहीं निगरान रखता है कि कोई बूथ कैप्चर ना कर ले। बूथ कैप्चर मींस कि कहीं ना कहीं जैसे ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अभी यहाँ पर हमारे इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको कोई कैप्चर ना कर ले, इसको कोई हैक ना कर ले, इसलिए इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया के हर जगह यहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं, वो हर जगह होते हैं हमारे जो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ऑफिसर्स यहाँ पर हर जगह मतलब प्रेजेंट होते हैं कि ऐसा कोई बूथ कैप्चरिंग वाली यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर काउंटिंग की। अब भाई इतने सारे काउंटिंग है, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जब इलेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, जिस डे इलेक्शन कंप्लीट होगा तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा यहाँ पर अपना, उसका इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया का कि 48 आवर्स तक आप ये टीवी चैनल प्रोटेस्ट वगैरह जो इलेक्शन रैलीज वगैरह सब बंद हो जाएंगी। उसके बाद में टीवी पर चैनल्स पे या फिर आप न्यूज़पेपर्स में ये सारी चीजें आप शो नहीं कर सकते कि अरे भाई यहाँ से ये जीतेगा, यहाँ से ये जीतेगा, तो ये सारी चीजें बंद हो जाती है। ये 48 आवर्स का यहाँ पर टाइमिंग होता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज करता है। तो अब काउंटिंग की बात जैसे यहाँ पर कर रहे थे हम, ईवीएम होती है, ईवीएम हर जगह यहाँ पर पोलिंग बूथ पे होती है, ईवीएम मशीन होती है। अब इन सारी ईवीएम्स को लेकर आया जाता है एक जगह कहीं ना कहीं, ठीक है। अब यहाँ पर इनके वोट्स को काउंट किया जाता है। अब काउंट किया जाता है, अब देखा जाता है किस पार्टी को यहाँ, किस लीडर को यहाँ पर ज्यादा वोट मिले हैं। जैसे ए लीडर को मिला यहाँ पर ये, बी को मिला, सी को मिला, ठीक है। देखा गया अरे भाई साहब ए लीडर को यहाँ पर ज्यादा वोट डले हैं, यहाँ पर मैंने तो वोट डाले ए लीडर को, ठीक है। अरे भाई बी और सी रह गए, कोई बात नहीं, अगली बार लड़ लेना आप इलेक्शन, तो ए वाला होगा वो जीत जाएगा। अब जीत गया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों को पता चल गया भाई इसके ज्यादा वोट आ गए, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नाम को रिलीज करेगा, जो जीतेंगे उनके नेम को रिलीज करेगा कि अरे भाई साहब आप जीत गए, आप बन गए यहाँ एमपी, आप बन गए यहाँ पर एमएलए, ठीक है। तो ऐसा होता है यहाँ पर। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर कि व्हाट मेक इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, इंडिया के इलेक्शंस यहाँ पर डेमोक्रेटिक हो रहे हैं तो वो किस तरीके से हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बहुत सबसे बड़ा यहाँ पर जाता है हमारे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन एक कमीशन है यहाँ पर हमारे इंडिया में, पूरा इंडिपेंडेंट कमीशन है, उसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है कि इंडिया में जो भी इलेक्शन कंडक्ट होंगे, चाहे वो स्टेट लेवल के हो, चाहे या फिर उसको वो सेंट्रल लेवल पे वो एमपीज के इलेक्शंस हो, चाहे वो एमएलए के इलेक्शंस हो, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही यहाँ पर
कंडक्ट करवाने वाला है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या होता है कि एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है, ठीक है, एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है और इसको प्रेसिडेंट यहाँ पर अपने सेलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट यहाँ पर इसको नॉमिनेट करता है। उसके बाद में इसको हटाना भाई साहब बड़ा मुश्किल है। एक बार ये आ गया लेकिन इसको हटाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? अगर मान के चलो, क्यों मुश्किल है? देखो इंडिपेंडेंसी क्यों जरूरी है यहाँ पर इसको चीफ इलेक्शन ऑफिसर को, कि अगर मान के चलो यहाँ पर कोई पार्टी अगर रूल कर रही है, पार्टी रूल कर रही है, अब वो आने वाले इलेक्शंस में हो सकता है इस चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के ऊपर यहाँ पर प्रेशर बनाएंगे, अरे भाई तेरे को हम हटा देंगे, हमारी बात मान ले, तो जैसा हम कहते हैं ऐसा ही कर ले। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये क्या कहता है, अरे नहीं भाई हम नहीं करेंगे, कर लो जो करना है। अब क्यों? क्योंकि इसको हटा ही नहीं सकते हम लोग। एक बार प्रेसिडेंट ने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको हटाना इतना आसान नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ा प्रोसीजर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जैसे हमने बात की यहाँ पर, ये क्या क्या वर्क करता है। एक तो इलेक्शंस की डेट फिक्स करता है, उसके बाद में इलेक्शंस को यहाँ पर कंडक्ट करवाता है, उसके बाद में जैसे और बात करें यहाँ पर हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की यहाँ पर बात की कि मॉडल ऑफ कंडक्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट करता है और जो इसको वायलेट करता है उसको पनिश भी करता है। उसके साथ साथ में जो वहाँ के इलेक्शंस के जो ऑफिसर्स होते हैं, ड्यूटी लगती है, कहाँ पर पोलिंग बूथ होने वाला है, कहाँ पर क्या होगा, तो वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। उसके बाद में जो कैंडिडेट्स यहाँ पर आने वाले हैं उसके नेम अनाउंस करता है, वो भी एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और जो उसके बाद में इलेक्शन यहाँ पर विन कर जाते हैं, जो इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही यहाँ पर ये करता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पॉपुलर नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर पीपल पार्टिसिपेशन। पीपल पार्टिसिपेशन देखो हमारे कंट्री में तो अच्छा खासा पार्टिसिपेशन रहता है 1947 से। यहाँ पर काफी अच्छा लोगों को बहुत बोला जाता है कि यहाँ पर लोगों को कुछ काम नहीं है, इसलिए चलो भाई रेडियो में चल लेते हैं। तो कहीं कहीं पीपल पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा देखने को हमारे इंडिया में मिला है। डेमोक्रेटिक कंट्री ओबीसी बात है, सभी को मतलब एक्चुअली में ये डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल होता है जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो फेस्टिवल को हर कोई सेलिब्रेट करता है, तो इसलिए धूमधाम से हर कोई सेलिब्रेट करता है, तो इसका एंजॉय भी हर कोई करता है, तो हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो रैलीज होती है, काफी अच्छा पीपल्स का यहाँ पर पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक जब डेमोक्रेसी होती है वहां पर ये सारी चीजें देखने को ही मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कि जो इलेक्शंस होते हैं हमारे, उसका कुछ फायदा है या नहीं है हमारे इंडिया में। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रहा है कुछ यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो कुछ फायदा निकल रहा है कि भाई इलेक्शंस करवा रहे, कि हमने इलेक्शंस करवा रहे हैं, इलेक्शन चिल्ला रहे हैं इतनी देर से, कुछ इलेक्शंस का फायदा निकल रहा है। तो आइए हम बताते हैं आपको इलेक्शंस का फायदा कैसे निकल रहा है। तो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि भाई इलेक्शन ऑफ कमीशन जो इंडिया है वो फायदा इसलिए होता है इलेक्शंस का कि यहाँ पर एक पार्टी यहाँ पर मोनोपोली नहीं कर सकती है। मतलब यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे भी पार्टी को चेंज करना होगा, स्टेट लेवल पे पार्टी को चेंज करना होगा हर 5 इयर्स में। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही जीतती रहेगी, वो हारेगी भी, तो स्टेट लेवल पे भी हारती है, सेंट्रल लेवल पे भी हारती है। तो इलेक्शंस का फायदा ये होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर एमपी भी हारता है स्टेट में, वो अपने कंट्री में हर स्टेट में एमपी भी हारता है, और वहां पर असेंबली इलेक्शंस होते हैं, वहां पर एमएलए भी हारते हैं। तो इलेक्शंस का ये भी फायदा है। उसके बाद में यहाँ पर मान के चलो कोई भी एमपी या फिर एमएलए को या फिर लीडर्स यहाँ पर मान के चलो कोई मनी स्पेंड करता है ज्यादा और वो पकड़ा जाता है, उसके बाद में उसको डिसमिस भी कर दिया जाता है। तो इलेक्शंस का है ना फायदा भाई बहुत सारा। तो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का होना बहुत ही जरूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उसके सामने क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेस है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का कि हमारे इलेक्शंस होते तो हैं, लेकिन हमारे फ्री और फेयर जो इलेक्शंस हैं उसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम यह है, बात करते हैं जो कैंडिडेट होता है तो वो काफी लॉट्स ऑफ मनी स्पेंड करता है। कहाँ? वोटर्स के लिए। अरे भाई जाओ ना फटाफट पैसे फेंको, तमाशा देखो। तो ऐसा काफी ये डायलॉग है कि आप लोग पैसा दीजिए और वहां पर वोटर्स आपके लिए वोट डालने के लिए आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बात की, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज के कनेक्शंस होते हैं। यहाँ पर लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज भी होती है। मान के चलो अरे भाई वो वोट नहीं डालने वाला, अरे भाई मान के चलो अरे भाई रामू कहता है नहीं भाई मैं तो इसको वोट नहीं दूंगा, मैं तो उसको वोट दूंगा। अब रामू के पास गुंडे भेजे जाते हैं स्ट्रॉन्ग लीडर की तरफ से, अरे रामू तुझे वोट देना होगा वरना तुझे हम खल्लास कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड चीज ये देखने को मिलती है क्रिमिनल एक्टिविटीज। उसके बाद में यहाँ पर
बात की जाती है कि जो टिकट्स होती है, जो पार्टी के जो टिकट्स होते हैं, ठीक है, जो पार्टी के जो टिकट्स होते हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वो रिलेटिव्स को यहाँ पर देती है। तो रिलेटिव जो उसके रिलेशंस में, जो फैमिली के रिलेशंस में होते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी उनको रिलेशंस में देती है। उसके बाद में यहाँ पर बात की जाती है कि भाई स्मॉलर जो छोटी पार्टी होती है, कहीं ना कहीं उनको दबा दिया जाता है या फिर प्रेशराइज किया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टी जो बिग पार्टी होती है, तो उनके जो छोटी वाली पार्टी के जो लीडर्स को होते हैं, उनको वो अपने में ही मर्ज कर लेते हैं, या तो पैसा देकर या फिर डरा धमका कर कहीं ना कहीं उनको मर्ज कर लेते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनको खल्लास भी करवा दिया जाता है। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा चैप्टर। तो कैसा लगा आप सभी को ये हमारा चैप्टर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।